Hello students, today we shall discuss the numerical problems on the chapter electromagnetic waves. Already we discussed meaning of electromagnetic wave, characteristics of electromagnetic wave, and also we discussed the transverse nature of an electromagnetic wave. Based on these concepts, today we shall have discussion on some numerical problems of NCERT exercise. First question you see, what is there in this question? This is the first question of NCERT. Figure 8.6 shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 cm and are separated by 5 cm. The capacitor is being charged by an external source. एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया गया है, नॉट शोन इन द फिगर. द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर. ए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. मतलब क्या है, देखिए फिगर देखते हैं. कौन सा फिगर दे रखा है आपको? दिस इज द कैपेसिटर. ठीक है, जो आपको गिवन है, ये आपको कैपेसिटर गिवन है. ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं बेटा. इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स जो कि सर्कुलर हैं, जिनमें से प्रत्येक प्लेट की रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 5 मिलीमीटर. कितना है? 5 मिलीमीटर. 5 मिलीमीटर का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर. राइट, ये सेपरेशन दे रखा है. द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स. इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इसमें. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स जो इसको इसमें शो नहीं किया गया है, किसी बैटरी से जोड़ करके इसको चार्ज किया गया है. ठीक है, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर. चार्जिंग करंट जो है 0.15 एम्पियर है, जो कि कांस्टेंट है. फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? तो आप सब जानते हैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो क्या होता है. ये मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 8.1 की. तो क्वेश्चन 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ठीक है, क्या कह रहा है? कैपेसिटेंस निकालनी है पार्ट ए में. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप जानते हो, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी होता है. ये बात आप जानते हो. अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आपको पता है. ठीक है, एप्सिलॉन 0 तो होता है, आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ये एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है. ठीक है, और क्या चाहिए हमें? एरिया चाहिए. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दे रखा है 5 मिलीमीटर. ये सेपरेशन है 5 मिलीमीटर, मतलब इतना मीटर. ठीक है, और क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ द प्लेट्स दे रखा है. रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर मतलब 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ये इसका कैपेसिटर का प्लेट का रेडियस है. अब रेडियस इतना है तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा. देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा? कैपेसिटर की प्लेट कैसी है? सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर पाई और आर का मतलब 12 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, ये आ जाएगा. और ये किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया. ठीक है, अब इसको रखें वैल्यू को, सी की वैल्यू को रखो यहाँ पर. एप्सिलॉन 0 मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना है बेटा? पाई का मतलब 3.14 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर. ठीक है, यही है ना. अपॉन डी कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा. 80.1 इंटू 10⁻⁻12 फेरड आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर. यानी कितना फेरड आ गया? ये लगभग आ गया 80.1. 10⁻⁻12 को क्या कहते हैं? पीको. क्या कहते हैं? पीको फेरड. ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया. पार्ट ए निकाल लिया हमने. ठीक है, कैपेसिटेंस. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है.
पार्ट ए में ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल है किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है कैपेसिटर के लिए, और I क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है तो I निकाल लूँ मैं यहाँ से पहले, तो I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो D अपॉन डी टी, और Q की जगह क्या रखेंगे C इंटू वी। C क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा dV अपॉन डी टी, ये किसका वैल्यू आ गया, I का। अब हमें चाहिए क्या, dV अपॉन डी टी, क्या चाहिए dV अपॉन डी टी, तो dV अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा, I अपॉन सी। I कितना है आपका, I करंट दे रखा है, कितना करंट दे रखा है 0.15 एम्पियर, 0.15, और C का वैल्यू हमने निकाला कितना 80.1 इंटू 10⁻⁻12 पी, ये फेरड है। पीको मतलब 10⁻⁻12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻⁹ क्या वोल्ट पर सेकंड, यही तो होगा। ये देखो ये वोल्ट में और ये सेकंड में, वोल्ट पर सेकंड आ जाएगा इसका। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आ गया, ये भी तो हमें पूछ रहा था। ये तो पार्ट ए का बात हो गई। पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, देखो जरा पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, प्लेट के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा ये पता करना है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा, आप जानते हो हमने ऑलरेडी बात की हुई है, इसमें पार्ट बी में मैं बात कर रहा हूँ, सिंस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, जानते हैं हम इस बात को। और कंडक्शन करंट कितना है 0.15 है, कितना है 0.15 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही हो जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कैपेसिटर के लिए जितना डिस्प्लेसमेंट करंट है उतना ही कंडक्शन करंट होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, ये सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल यानी जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, क्या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल वैलिड है ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पर, एक्सप्लेन करना है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कब वैलिड होगा, कि जो सम होगा कंडक्शन करंट और डायरेक्ट करंट का, ठीक है, यदि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कौन I प्लस आई डी, आई प्लस आई डी का हो या IC प्लस आई डी, IC प्लस आई डी का हो, यदि इफ द करंट in the law is the sum of conduction and displacement current, तो किरचॉफ लॉ कब वैलिड रहेगा, किरचॉफ लॉ कब वैलिड रहेगा, किरचॉफ लॉ विल रिमेन वैलिड एट कैपेसिटर प्लेट्स इफ द करंट इन द लॉ इज द सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यदि करंट कितना फ्लो हो जाए इससे, IC प्लस ID हो जाए, तो करंट यही तो होता है। तो कितना देखो किरचॉफ्स लॉ यहाँ लिखेंगे हम, किरचॉफ्स लॉ वैलिड कब होगा, किरचॉफ्स लॉ इज वैलिड इफ IC प्लस ID इज कंटिन्यूअस, यानी इतना करंट फ्लो हो कंटिन्यूअसली, यदि ये कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, किरचॉफ्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। चलिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही लिखना है आपको, किरचॉफ लॉ कब वैलिड होगा, ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर कब वैलिड होगा, जब IC प्लस ID कंटिन्यूअस होगा। सेकंड पार्ट यानी 8.2 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8.2 क्वेश्चन 8.2 8.2 देखिए, ये भी इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जैसा क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द फिगर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स, सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है, ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकल जाएगा इनका। हैज ए कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरड, कैपेसिटेंस दे रखी है इसकी। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, AC सप्लाई से जुड़ा हुआ है 230, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 300 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। RMS वैल्यू जो होगी करंट की वो किसके बराबर होगी, RMS वोल्टेज अपॉन कैपेसिटर कितना रिएक्टेंस ऑफर करता है, XC, याद आ रहा है आपको, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है V,
सी बराबर क्या होता है, आई इंटू एक्स सी होता है। तो आई क्या है, आई आर एम एस है, और एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, इसको वी आर एम एस कहेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है वी आर एम एस अपॉन एक्स सी हो जाएगा। अब देखिए वी आर एम एस तो आपको दे रखा है जो सोर्स का वोल्टेज है, सोर्स कितना वोल्टेज का है, 230 वोल्ट का है, और एक्स सी निकालना पड़ेगा हमें। एक्स सी क्या होता है बेटा, 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा आपको दे रखा है, ओमेगा कितना दे रखा है आपको, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा का वैल्यू देखो जरा कितना दे रखा है ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, और ये वी आर एम एस हो गया 230 वोल्ट, इसका जो वोल्टेज होगा वो वी आर एम एस हो जाएगा, और ये कैपेसिटेंस है 100 पिको फैराड, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो रख दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, और कैपेसिटेंस कितनी है 100 पिको फैराड, पिको मतलब -12, ये आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 रेज टू दी पावर +12 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, ओम, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो आप, 1/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 3 को ऊपर ले जाओ, 230 इंटू 3/10 रेज टू दी पावर 8, ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 09690 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 8, अपॉन 10 रेज टू दी पावर 8, ये आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 रेज टू दी पावर 8 को ऊपर ले जाएं तो -8 हो जाएगा बेटा, और इसको लिख सकते हैं 69 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, 0 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर लिखें 6.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 एम्पियर, ये आई आर एम एस आ जाएगा, आर एम एस करंट आ गया इतना, ठीक है। यानी इसको और क्या लिखा जा सकता है 6.9, और 10 रेज टू दी पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो बोलेंगे। चलिए पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में क्या कह रहा है देखें जरा। पार्ट बी, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा, यस, ऑब्वियसली इसका आंसर तो यस हो जाएगा। भाई कंडक्शन करंट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा, यस। तो इसमें क्या लिख देंगे, आई सी इज इक्वल टू आई डी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सी पार्ट देखिए जरा। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी, यानी बी जीरो चाहिए, एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो एक्सेस है, ठीक है, उससे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वी जीरो क्या होगा ये पता करना है। 3.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, अब 3.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वी जीरो क्या होगा ये पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। भाई ये जो है ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर प्लेट है, इस सर्कुलर प्लेट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बेटा कि ड्यू टू सर्कुलर प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, होता है μ0/2 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर इंटू आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, किसके बराबर होगा, आई डी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो μ0/2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, आई डी किसकी बराबर है, आई सी के बराबर है, तो आई सी भी लिख सकते हो, और v इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब v जीरो निकालना है, v जीरो निकालना है, तो v जीरो के लिए जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 2 r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू आई जीरो हो जाएगा। यदि ये मैक्सिमम चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड तो करंट मैक्सिमम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आई जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई जीरो का वैल्यू भी पता होना चाहिए। देखिए आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई जीरो अपॉन √2, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं हम आई जीरो को, तो आई जीरो क्या आ जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस, ठीक है। और आई आर एम एस आपने पार्ट ए में निकाला था, √2 कितना निकाला था 6.9 माइक्रो, इतना निकाला था, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई जीरो की वैल्यू आ जाएगी 9.76 माइक्रो एम्पियर।
ये वैल्यू आ जाएगी आई जीरो की। ठीक है, तो वी जीरो क्या आ जाएगा, वी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये 2 पाई, और स्मॉल आर क्या है, व्हाट इज स्मॉल आर, कितने डिस्टेंस पर चाहिए, आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, भाई आर का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, आर का वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट, जो सर्कुलर प्लेट है जिससे कैपेसिटर बना हुआ है, इसकी रेडियस कैपिटल आर कितनी थी, ये दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ रखें 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होल स्क्वायर, और आई जीरो मैक्सिमम करंट क्या है 9.76 इंटू 10⁻⁻6, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, तो देखो ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9.76 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है या नहीं, और ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, और ये -2 +2, और ये -5 -7 है तो +2 और -7 -5 हो जाएगा, यानी 1/6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9.76 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसमें 9.76 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻11 ये आएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, 1 बचेगा, 6 2 जा 12, 5 बचेगा, 6 8 जा 48, ऐसे आता जाएगा इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला, जिसको आप लिख सकते हो 1.63 राउंड ऑफ करके, इतना टेस्ला आपका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सर्कुलर प्लेट के कारण। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो जरूरी नहीं है ये सवाल आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.3 की बात करेंगे। 8.3 में क्या कह रहा है, देखिए what physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10⁻⁻10 meter, red light of wavelength 6800 angstrom and radio waves of wavelength 500 meter। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा स्पीड। हालांकि ये हम आगे करेंगे, कोई भी ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट है, एक्सरे, ठीक है, रेड लाइट, ठीक है, रेडियो वेव, ऑल दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सभी पार्ट्स का जो स्पीड है वो सेम रहता है, तो स्पीड सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम, स्पीड सेम। ठीक है, कौन सेम रहता है, स्पीड इज सेम। कितना रहता है, 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तो 8.3 तो आसान सा आंसर हो गया। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, स्पीड। ठीक है, स्पीड इन वैक्यूम, यदि ये सब की सब वैक्यूम में ट्रेवल करें तो इनकी जो स्पीड है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये सेम रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8.4 की बात करेंगे। 8.4 में क्या कह रहा है, देखिए जरा। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels in vacuum along positive z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vectors? If the frequency of the wave is 30 megahertz, what is its wavelength? तो देखिए ट्रेवल कहाँ कर रही है, जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें कि यदि फ्रीक्वेंसी इतनी है वेव की तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वह वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल्स
वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या है? वेव यदि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब के तो हो गया जेड डायरेक्शन में, ठीक है, हो गया या नहीं? अब मैंने आपको बताया था, क्या लिखना बताया था, ई बी के, ठीक है, तो के हो गया आपका जेड डायरेक्शन में, तो ई कितने किस में होगा, एक्स में, और वी किस में होगा, वाई में होगा या नहीं होगा? यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक वेक्टर हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन में। ये आ गया, आधे पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 30 मेगा हर्ट्ज है। अब मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁻⁶ हर्ट्ज, इतना दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या होगी? तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ये ध्यान होगा आपको। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से वेवलेंथ क्या आ जाएगा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 है बेटा, ये 30 × 10⁻⁶ हर्ट्ज ये होता है। अब यहाँ से क्या हुआ, 7 हो गया नीचे और ऊपर 8 है, तो 3/3 × 10⁻1 हो जाएगा। 8 - 7 यही तो आएगा, 7 नीचे से आएगा, तो 1, ये 1 हो गया, 1 × 10⁻1 हो गया। 10⁻1 का मतलब 10 मीटर, ये वेवलेंथ आ गई। कितने मीटर वेवलेंथ आ गई, 10 मीटर वेवलेंथ आ गई। इस तरीके से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और ईवीके से आपने इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का डायरेक्शन पता कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, 8.5, क्वेश्चन नंबर 8.5 क्या कह रहा है, देखिए। A radio can tune to any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band। एक रेडियो को ट्यून किया जा सकता है किसी भी स्टेशन पर जिसकी फ्रीक्वेंसी के किसके बीच है, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज के बीच में किसी भी स्टेशन पर रेडियो को ट्यून किया जा सकता है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? यदि फ्रीक्वेंसी बैंड ये है तो वेवलेंथ बैंड क्या होगा करस्पॉन्डिंग? तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो वेवलेंथ बैंड निकल जाएगा। देखिए इफ, यदि आप कहते हो इफ फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आएगी? देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ c अपॉन न्यू आ जाएगा। c का वैल्यू 3 × 10⁸ और न्यू का वैल्यू 7.5 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट हटाया, 30/75 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो, और ये कितना आ जाएगा, 1000/75 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे तो 3 आ गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 25 3 जब 75, नीचे तो 3 आ गया, ऊपर 25 से कैंसिल करें तो 120 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। कितना वेवलेंथ आ गया, 40, क्या 40 क्या मीटर, यानी इस फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ 40 मीटर हो गया। लेकिन यदि बात करें इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना, दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 12 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन म्यू, यही फॉर्मूला लगाएंगे। c का वैल्यू कितना है, इतना, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 मेगा का मतलब इतना। अब ये कितना हो जाएगा, 3/12 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 बचेगा, यानी 300 अपॉन कितना आया, 12 आया, 300/12 आया, और ये कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24, ठीक है, और 12 5 जा 30, ये 25 मीटर आ गया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बेंड कितना आया, वेवलेंथ बेंड आ गया आपका 40 मीटर से। वेवलेंथ बेंड जो होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, सो वेवलेंथ बेंड कितना आ जाएगा, वेवलेंथ बेंड आ जाएगा आपका 40 मीटर से
कितना 25 मीटर, ये वेवलेंथ बैंड आ जाएगा। किस फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए? 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.6। क्वेश्चन नंबर 8.6। 8.6 में क्या कह रहा है देखिए जरा। A charged particle oscillate about its mean equilibrium position. मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट करता है। कौन? चार्ज पार्टिकल। किस फ्रीक्वेंसी के साथ? 10⁻⁹ हर्ट्ज के साथ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर? तो ऑसिलेटर के साथ कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी भाई? देखिए दोबारा से, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक चार्ज पार्टिकल अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता है। किस फ्रीक्वेंसी के साथ? 10⁹ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, और ये बताना है आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर कितनी होंगी। तो उसी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर भी वही फ्रीक्वेंसी का वेव प्रोड्यूस करेगा ना। ठीक है, तो किसने कहा था? मैक्सवेल ने। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या कहा था बेटा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग with a frequency of 10⁹ hertz. A charged particle oscillating with a frequency of 10⁹ hertz produces क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। produces electromagnetic waves of the same frequency की वेव प्रोड्यूस करेगा। कितना फ्रीक्वेंसी? 10⁹ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेटर भी उसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8.7 पर आता है। 8.7 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखते हैं जरा। The amplitude 8.7 the amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is magnitude of magnetic field amplitude of the magnetic field V0 दे रखा है 510 नैनो टेस्ला। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ What is the amplitude of the electric field part of the wave? इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी E0 क्या होगा? तो V0 आपको दे रखा है। व्हाट इज गिवन? V0 सिंस V0 कितना दे रखा है बेटा? 510 नैनो टेस्ला। तो 510 नैनो मतलब -9 टेस्ला। ठीक है, ये V0 होता है। ये V0 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? V0 का वैल्यू है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे? देखिए E0 पता करना है कितना होगा। तो देखो E0 अपॉन V0, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का रेशो किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। तो E0 निकालना है, क्या आ जाएगा? C इंटू V0। C कितना है? 3 इंटू 10⁸ और V0 कितना है? 510 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 3015। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10⁸ और 10⁻⁹ -1 आ गया। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 153 लिख सकते हैं ना, 153। क्या? न्यूटन पर कूलम। ये किसका यूनिट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया है इतना न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, या फिर क्या लिख सकते हो? 153 वोल्ट
पर मीटर, V अपॉन डी, ठीक है, ये भी तो होता है, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.8। 8.8 क्या कह रहा है देखिए जरा। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, E0 दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज, डिटरमाइन V0 यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वेव नंबर, ठीक है, एंड लैम्डा वेव लेंथ, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, ई और बी का एक्सप्रेशन भी बताइए। तो सबसे पहले तो हम V0 निकाल लें, क्या निकाल लें, V0 निकाल लें। देखिए क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है आपको इस क्वेश्चन में, गिवन है E0 कितना दे रखा है, 120 न्यूटन पर कूलॉम, कितना दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 50 मेगा हर्ट्ज, और इसका मतलब कितना होता है, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो पार्ट ए की बात करूं मैं, V0 चाहिए, E0 हमें दे रखा है, देखो E0 अपॉन V0 इज इक्वल टू होता है C, तो यहां से V0 निकालूं तो E0 अपॉन C आएगा, E0 का मतलब 120 और C का मतलब 3 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 40 और इसको ऊपर ले जाएंगे -8, ठीक है, 40 इंटू 10⁻⁸, यानी इस -8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरा क्या निकालना, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा भी चाहिए, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू, 2 पाई का मतलब 3.14, और न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है 50 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब इतना, इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁸ सिंपली 8 आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड, यही तो आएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। अब क्या निकालना है, के निकालना है, के निकालना है, ये ओमेगा आ गया आपका, ठीक है, V0 आ गया, के निकालना है। अब के कैसे निकालें भाई, आप जानते हो V इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और V किसके बराबर है, C के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, तो C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये आ जाएगा। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन C, ओमेगा कितना है 3.14 इंटू 10⁸, और C कितना है 3 इंटू 10⁸, तो ये कितना आ जाएगा 1.05 अप्रोक्सीमेटली पर मीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई, आ गई या नहीं, ठीक है, ये K की वैल्यू आ गई। और क्या चाहिए, लैम्डा, लैम्डा कैसे निकालेंगे, जब K आ गया तो K इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें K की वैल्यू निकालो, सॉरी लैम्डा चाहिए, लैम्डा, लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, जानते हो आप K इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन K, 2 पाई का मतलब 3.14 और K का मतलब 1.05, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो जरा सॉल्व करो, 8 2 6.28 1.06, तो अप्रोक्सीमेटली 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी, किसकी वेवलेंथ आ गई, वेव की, ठीक है, वेवलेंथ भी निकाल ली हमने, लैम्डा कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेशन भी लिखना है कि E का इक्वेशन क्या होगा और V का इक्वेशन क्या होगा, पार्ट B करना है। देखिए E का इक्वेशन जानते हो आप, E इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, E0 साइन ऑफ KX माइनस ओमेगा टी, बताया था आपको, ठीक है, ये बताया था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मान लीजिए वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स एक्सेस में,
किस डायरेक्शन में जा रही है वेव? एक्स डायरेक्शन में जा रही है। मान लेते हैं कि वेव मैंने एक्स जानबूझ करके लिया है, मैं मान रहा हूं कि वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ई और वी किस डायरेक्शन में होंगे? वी जेड में हो जाएगा और ई वाई में हो जाएगा या नहीं? तो यानी ये ई जो है क्या लिखा जाएगा? ई वाई लिखा जाएगा, ई वाई लिखा जाएगा। तो ई वाई किसके बराबर आ जाएगा? अब ई जीरो कितना है? ई जीरो कितना था? ई जीरो का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 120 साइन, ठीक है 120 साइन, और के का वैल्यू हमने निकाला 1.05 एक्स, माइनस ओमेगा का वैल्यू भी हमने निकाला है कितना? 3.14 इंटू 10⁻⁸, ये ओमेगा का वैल्यू निकाला था, इंटू टी, ठीक है ये आया के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है ये इक्वेशन हो गई वाई डायरेक्शन में, और ये न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगा, ई वाई हो गया। अब बी क्या होगा? बी क्या होगा? देखो बी किस में? जेड डायरेक्शन में, तो वी जेड आ जाएगा यहाँ। वी जेड बराबर क्या होगा? वी जीरो साइन, यहाँ पर एज इट इज आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। हमने एक्स को अज्यूम किया है कि एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो इससे फिर निकल गया ई वाई में होगा और वी जेड में होगा, निकल जाएगा नहीं? तो फिर हमने ई वाई तो ऐसे लिख लिया, ये इक्वेशन होती है, बी की इक्वेशन ये होती है। तो वी जीरो क्या है? वी जीरो हमने निकाला हुआ है, ऊपर कैलकुलेट किया है इतना, ठीक है। और साइन की जगह साइन, के की जगह 1.05 एक्स, माइनस ओमेगा की जगह 3.14 इंटू 10⁻⁸ टी, और ये टेस्ला, ये वी जेड आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? वी जेड की वैल्यू आ गई। तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये आ गई, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8.9 इसकी बात करते हैं। 8.9 में क्या कह रहा है वो देखिए। 8.9 द टर्मिनोलॉजी of different parts of the electromagnetic spectrum is given in the text। ये अभी हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाने बिना, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यूज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करो, फॉर एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन, फोटोन की एनर्जी होती है ये, एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी निकालिए, ठीक है। फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन व्हाट वे आर द डिफरेंट scales of photon energies that you obtain related to the source of electromagnetic radiation। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालें, ठीक है, फोटोन एनर्जी के लिए। देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन, फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालना है एनर्जी को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और एच न्यू का मतलब C अपॉन लेमडा, ये लिखा जाएगा, सिंस लेमडा इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर वेवलेंथ के लिए हमें निकालना है क्या? एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, फॉर 1 मीटर वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? एच सी अपॉन 1, यानी एच सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एच सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये किस में आएगी? जूल में आएगी, जूल में आएगी। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और जूल का मतलब क्या होता है भाई? आप जानते होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो 1 जूल का मतलब 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 1 जूल का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। अब ये देखो -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27, और ये -7 बचेगा ऊपर,
और 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 19.8, तो ये आ जाएगा 1.6 ये, और ये कितना बचा -27, ठीक है, सॉरी -7 बचेगा, क्योंकि ये 27 होगा, ये 34, -7 बचेगा। अब ये हो गया 198/16 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 है ना, और -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -6 यानी एक जीरो मैंने नीचे ले लिया है, तो ये आ जाएगा, ये आ गई आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक है। ये 1 मीटर वेवलेंथ के लिए हमने निकाल लिया। ऐसे ही और वेवलेंथ के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और वेवलेंथ के लिए निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर के लिए निकाल सकते हैं, 3 मीटर के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी के लिए भी निकाला जा सकता है। 1 मीटर के लिए एनर्जी आ गई, ठीक है, 1 मीटर के लिए आ गई, किसी के लिए भी हम इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए, ये बेसिक आ गई एनर्जी, 1 मीटर वेवलेंथ के लिए आ गई बेटा ये। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि जो एनर्जी है, मान लीजिए आपको 2 मीटर के लिए चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 3 मीटर के लिए चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड हो रहा है ना, हाँ डिवाइड हो रहा है। तो यदि 2 मीटर वेवलेंथ के लिए चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 के लिए चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 के लिए चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही आप किसी भी वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.10 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए जरा। 8.10 इन ए प्लेन, 8.10 की बात हो रही है। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड एम्पलीट्यूड दिस। फ्रीक्वेंसी ये है और एम्पलीट्यूड ये है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नोट कर लेते हैं 8.10, क्वेश्चन नंबर 8.10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E0 दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखा है। क्या क्या निकालना है, नंबर वन देखिए क्या निकालना है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए बेटा जरा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ निकालना है ए पार्ट में। दूसरे पार्ट में व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, V0 निकालना है। तीसरे पार्ट में कह रहा है सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये प्रूव करना है। सी पार्ट तो हमने ऑलरेडी किया भी है, तो देखो जरा ए पार्ट कर लेते हैं पहले। ए पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई वेवलेंथ कितनी होगी, तो देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन फ्रीक्वेंसी। C कितना है, 3 इंटू 10⁻8। फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 इंटू 10⁻10। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा -2, 1.5 इंटू 10⁻2 चल हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगा, ये वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है। ये बात ठीक है यहां तक। चलिए बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, V0 E0 अपॉन C होता है, क्योंकि E0 अपॉन V0 इज इक्वल टू C होता है, तो V0 ये हो जाएगा। E0 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 48, और C का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻8, तो ये 16 और 10⁻8 क्या, टेस्ला, या फिर लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻7 टेस्ला, ये V0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सी पार्ट की बात करता हूँ। सी पार्ट क्या कह रहा है कि शो करना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखिए UE
कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है ना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो E अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है C, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू बी। तो यहाँ रखो आप 1/2 एप्सिलॉन 0 C इंटू वी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए एक एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब C स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी, C इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ रखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर मतलब 1/μ0 एप्सिलॉन 0, रूट हट जाएगा C स्क्वायर करोगे तो, इंटू वी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हुआ, क्या आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो देखिए आ गया, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, क्या लेकर के चले थे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और किसके बराबर आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ गई। यही तो प्रूव करना था, सिंपल सा प्रूव है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हमने लिए थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। यहाँ तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।